हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थ्योरेटिकल प्लेट या प्लेट मॉडल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं ताकि हम लोग ये समझ पाएँ कि क्रोमेटोग्राफी किस तरह काम करती है, स्पेशली कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्टिन एंड सिंगे ने। मार्टिन एंड सिंगे एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करना चाहती है कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली काम कैसा करता है, लेकिन हम ये वाला मॉडल लेंगे। ये फेमस भी है सबसे ज़्यादा और इससे इजीली हमें अंडरस्टैंड भी होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब हम एक कॉलम बनाते हैं ना, मान लीजिए ये कॉलम है, कॉलम, इस कॉलम के अंदर हम पैकिंग कराते हैं किसी सॉलिड मटेरियल का। फॉर एग्जांपल ऐसे ये मैंने पैकिंग करा दी। ठीक, मेरी बात गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो है ना, ये स्टेशनरी फेज है। इसमें जो हमने कॉलम में पैक किया, ये सिलिका रह सकता है, एल्यूमिना रह सकता है। ठीक है, ऐसे पैकिंग करते हैं हम। ठीक, ये कॉलम ऐसे। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पे मैं दूसरा कॉलम लूँगा, यहाँ पे ऐसा ही एक कॉलम लूँगा, इसमें भी मैं पैकिंग करूँगा। इसमें लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स में पैक करूँगा। राइट, मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूँ। थोड़े से बड़े बनाएंगे। सो दीज आर बिगर पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे पार्टिकल्स। राइट, अब देखो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये थ्योरेटिकली मैं ऐसे बोलूँगा, थ्योरेटिकली ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये लेयर्स बनाएंगे। जैसे इसकी एक लेयर बन गई, चलो इसकी भी हाइट में इतनी ले लेता हूँ, पहले इतनी हाइट तक ले लेंगे हम इसको। मान लो हम ये जो है ना इतनी हाइट कंपेयर करेंगे। मेरी बात गौर से सुनना। अब इसमें भी पार्टिकल्स भरे हुए, इसमें भी पार्टिकल्स भरे हुए। ये जो मैं हाइट ले रहा हूँ, यानी जिसमें ये पैकिंग है, इसको मैं बोलूँगा कॉलम हाइट। क्या मैं बोलूँगा? कॉलम हाइट, या मैं बोलूँगा इसको कॉलम लेंथ बोलूँगा मैं इसको, लेंथ एल। सो एल इज़ व्हाट? एल इज़ कॉलम लेंथ। ठीक, मार्टिन एंड सिंगे ने क्या किया, उनने एक कॉन्सेप्ट दिया। उनने कहा ये जो कॉलम है इसमें स्टेशनरी फेज रहता है, और ये जो स्टेशनरी फेज है ये थ्योरेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। थ्योरेटिकली मैं मीन्स ये हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे हाइपोथेटिकल हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्लेट्स बनाते हैं। मान लीजिए ये एक लेयर है, ये एक प्लेट, ये दूसरा लेयर है, दूसरा प्लेट, तीसरा लेयर, तीसरा प्लेट। समझ में आया ना? यानी जितने लेयर्स बनेंगे इसमें पार्टिकल्स की, उतने हम इसमें प्लेट्स समझेंगे। मान लीजिए ये एक प्लेट, ठीक, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, छठा प्लेट, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। इसमें 10 प्लेट्स बनाए हमने। इनको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल प्लेट्स। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ऐसे स्ट्रेट प्लेट्स नहीं बनेगी, लेकिन हम हाइपोथेटिकली ऐसा सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्लेट्स बना रहे हैं हाइपोथेटिकली, ताकि हमें समझ में आ जाए। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें कितने प्लेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसका मतलब जितना सपोर्ट का, ये जो हम इसमें स्टेशनरी फेज भर रहे हैं, जितना इसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा, उतना जो नंबर ऑफ प्लेट्स है वो कम होगा। ये जो है ना, ये दीज आर नंबर ऑफ प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ठीक, इसको बोलूँगा मैं नंबर ऑफ प्लेट्स। सो मैं ऐसा बोलूँगा कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो है, नंबर ऑफ प्लेट्स that is inversely proportional to particle size. Particle size, इसका मतलब अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स कम होंगी। जैसे इसमें पार्टिकल साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगे। क्लियर? अब ये जो इनमें डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ, ये इसको मैं बोलूँगा ये प्लेट हाइट है। मान लीजिए ये जो है ना, मैं दूसरे कलर से बताऊंगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है 2 प्लेट्स के बीच में,
इसको मैं बोलूँगा प्लेट हाइट। क्या बोलूँगा मैं इसको? प्लेट हाइट, यानी इट इज़ एच। व्हाट इज एच? एच इज प्लेट हाइट। क्लियर? पहले आप ये समझो। और एन जो है, एन नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स। क्लियर? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो कब बढ़ेंगे? जब प्लेट हाइट कम होगी। इसमें प्लेट हाइट छोटी है, देखो कम प्लेट हाइट है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। क्लियर? समझ में आया ना? तो ये बात पहले आप समझो। ये हो गया क्लियर? अब देखो, इस मार्टिन और सिंगे ने क्या कहा? इसने कहा जो कॉलम रहता है, कॉलम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पैकिंग है, ये छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड हुआ रहता है, थ्योरेटिकल प्लेट्स जिनको आप बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? समझ में आया ना? थ्योरेटिकल प्लेट्स। और इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको मैंने कहा कि ये हाइट है h, या हम इसको बोल सकते हैं हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। क्या बोलेंगे इसको? हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट इक्विवेलेंट टू ए थ्योरेटिकल प्लेट। ये मेरी बात समझ लेना, बाद में मैं समझा दूंगा होता क्या है। देखो, इस कॉलम को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये ऐसे या ऐसे भी बनाएंगे। इसमें ये थ्योरेटिकल प्लेट्स है, राइट? दीज आर थ्योरेटिकल प्लेट्स। इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि क्रोमेटोग्राफी काम कैसा करता है। और ये थ्योरेटिकल प्लेट जो ना, इनमें पार्टिकल्स रहते हैं, यानी सॉलिड सपोर्ट रहता है, स्टेशनरी फेज रहता है। मान लीजिए जब हम कोई भी चीज़ इंजेक्ट करते हैं, इसमें कोई मिक्सचर इंजेक्ट करते हैं या कोई कंपोनेंट इसमें डालते हैं, ठीक है, चाहे इंजेक्ट करेंगे या फिर सिंपल कॉलम में डालेंगे, तो होगा क्या? ये जो सब्सटेंस हम इसमें डाल रहे हैं, मान लीजिए ये सब्सटेंस है ये, ठीक, ये सब्सटेंस पहले इस प्लेट पे जाएगा, यहाँ पे चिपकेगा। क्लियर? यहाँ से सॉल्वेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉल्वेंट। क्लियर? समझ में आया? तो सॉल्वेंट इस सब्सटेंस को इस लेयर से उठाने की कोशिश करेगा, राइट? ये इसको निकालने की कोशिश करेगा यहाँ से। समझ में आया? लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर ये जो सब्सटेंस है, ये हो सकता है इसके ऊपर चिपक भी जाए, एड्जॉर्ब भी हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों का नेचर कैसा है। अगर इन दोनों का नेचर सेम है, यानी ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। यानी अगर स्टेशनरी फेज का और सब्सटेंस का, जिसका हमें सेपरेशन करना है, अगर उनका नेचर सेम रहा तो फिर ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। क्लियर? ज़्यादा चिपकेगा। अगर इनका नेचर सेम नहीं रहा, डिफरेंट रहा, फिर ये इसको पसंद नहीं करेगा, फिर ये सॉल्वेंट के साथ में जल्दी निकल जाएगा बाहर। ठीक? अब देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट है तो पहले सॉल्वेंट को इसके साथ में फाइट करना पड़ेगा। क्लियर? मान लीजिए ये जो कंपोनेंट है, इसकी थोड़ी बहुत एफिनिटी इसके साथ है, स्टेशनरी फेज के साथ, थोड़ी बहुत एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ में, यानी सॉल्वेंट के साथ में। तो होगा क्या? पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट होगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्लियर? ये जो कंपोनेंट है, ये जो सब्सटेंस है, ये पहले इससे इस पे चिपकेगी, ये मोबाइल फेज इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। जब यहाँ से निकालेगा तो दूसरे प्लेट पे की बारी आएगी, तो दूसरा प्लेट सामने आएगा, दूसरा प्लेट इसको रोकने की कोशिश करेगा। इस तरह से फिर तीसरा प्लेट रोकने की कोशिश करेगा, फिर चौथा प्लेट रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जितना यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगे, उतना इस कंपोनेंट को पीछे रोका जाएगा, इसको पीछे रोका जाएगा। समझ में आया ना? अब ये हो गया एक, ये एक ही कंपोनेंट मैंने बोला। अब मान लीजिए मेरे पास में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ये ब्लू और दूसरा बनाता हूँ मैं, चलो रेड या पिंक कलर का बनाता हूँ मैं, दूसरा कंपोनेंट है पिंक कलर का। ठीक? और इनको हम एक कॉलम के थ्रू पास करेंगे, ये कॉलम है। ठीक?
इस कॉलम में भी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। अब थ्योरेटिकल प्लेट आपको समझ में आ गया, दीज आर लेयर्स ऑफ स्टेशनरी फेज, लेकिन हाइपोथेटिकल लेयर्स बोल रहा हूँ मैं। ये तो समझ में आया ना। देखो अब क्या होगा, अब ये दो कंपोनेंट्स ये मिक्स है, क्लियर। इनमें जो ये कंपोनेंट है ना, ब्लू वाला कंपोनेंट, इसको मैं बोलूँगा ब्लू कंपोनेंट जो है इसको मैं लिखूँगा ए, और ये जो पिंक कंपोनेंट है इसको नाम लिखेंगे बी। अब इन दोनों का मिक्सचर है, मैं मानूंगा बी जो है ये पोलर है। क्या है ये? पोलर, ज़्यादा पोलर। और ये जो है ये लेस पोलर है, ये जो है लेस पोलर। और ये जो कॉलम है, कॉलम में जो स्टेशनरी फेज है ये है पोलर। क्या है ये? पोलर। मेरी बात समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले जब मैं ये मिक्सचर यहाँ पे डालूंगा तो ये इस लेयर में पहले चिपकेगा, पहली वाली लेयर में, राइट। अब हमने यहाँ पे मोबाइल फेज लाया, मोबाइल फेज, ये मान लो ये मोबाइल फेज लेस पोलर है, समझ में आया ना। अब बात क्या होगी, यहाँ पे ये दोनों सब्सटेंसेस हैं, पहले ए और बी यहाँ पे चिपके हुए थे। अब यहाँ से हमने सॉल्वेंट लाया, लेकिन ये लेस पोलर है, तो ये सॉल्वेंट के साथ में ए पसंद करेगा जाना, तो ए जाएगा सामने, यानी ए जाएगा आगे, बी थोड़ा पीछे रह जाएगा, राइट। बी थोड़ा पीछे रह जाएगा क्योंकि वह ज़्यादा चिपक रहा है। फिर आ गए दूसरे प्लेट पे, ठीक है। जब तक ए दूसरे प्लेट पे पहुंचेगा तब तक बी यहीं पे होगा, ठीक। फिर इस तरह से ये तीसरे प्लेट पे जाएगा, ए जाएगा तीसरे प्लेट पे, ये पहुंचेगा यहाँ पे बी, राइट। यानी पहले इस प्लेट पे फाइट होगी ए और बी के लिए, इस सॉल्वेंट की। ये सॉल्वेंट चाहेगा, ये मोबाइल फेज चाहेगा कि इनको अपने साथ में ले जाऊं, लेकिन किसको जल्दी ले जाएगा अपने साथ में? ए को। बी थोड़ा पीछे रह जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है ये मोबाइल फेज, पीछे से और मोबाइल फेज आ रहा है, वो ए को थोड़ा और धकेल रहा है, ठीक है, और बी को भी थोड़ा धकेल रहा है। फिर और मोबाइल फेज आ रहा है, वो फिर से इसको धकेलेगा। लेकिन हर बार इस मोबाइल फेज को स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहाँ पे? हर एक प्लेट में, समझ में आया ना। तो जितने नंबर ऑफ प्लेट ज़्यादा होंगे उतने यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा होंगे, है ना, यानी उतनी यहाँ पे फाइट्स ज़्यादा होंगी बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। और जितने नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगे उतना ए और बी का जो सेपरेशन है, यानी दूरी जो है इनकी, वो ज़्यादा होगी। क्लियर? समझ में आया ना। जितने ये प्लेट्स ज़्यादा होंगे ना उतनी इनकी दूरी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बी बार बार रुक रहा है और ए थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ठीक है, यानी बी की बार बार स्पीड कम होती है। सपोज़ पहले इसकी स्पीड यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, इनकी स्पीड सपोज़ इसकी 10% स्पीड ज़्यादा है इससे, तो ये 10% यहाँ पे आगे जाएगा, फिर यहाँ पे 10% आगे जाएगा, फिर यहाँ पे 10% आगे जाएगा, फिर यहाँ पे, हर स्टेप पे ये 10% बी से आगे जा रहा है। समझ में आया ना। तो 10 स्टेप के बाद में ये 100% इससे आगे जाएगा। समझ में आया ना। इस तरह से जितने प्लेट्स ज़्यादा होंगे उतना यहाँ पे सेपरेशन भी ज़्यादा होगा। क्लियर? समझ में आया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर ऑफ प्लेट्स कब ज़्यादा होंगी? नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ पे लिखाऊंगा मैं, नंबर ऑफ प्लेट्स कब ज़्यादा होंगे? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब। जितना ये ट्यूब की लेंथ हम बढ़ाएंगे, कॉलम की लेंथ बढ़ाएंगे, उतना नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगी। और इट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं बोलूँगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ स्टेशनरी फेज। साइज ऑफ एसपी मीन्स स्टेशनरी फेज, यानी स्टेशनरी फेज के जो पार्टिकल्स हैं जितने वो छोटे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, जितने वो छोटे होंगे उतने नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगे, जितने वो बड़े हो जाएंगे उतना नंबर ऑफ प्लेट्स कम होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, सपोज़ ये दो कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम है, इसमें हम
पार्टिकल्स ऐसे बड़े रखेंगे, ठीक है। हाइट तो दोनों की बराबर है ना, और इसमें पार्टिकल्स छोटे रखेंगे। अब बता नंबर ऑफ प्लेट्स किस में ज़्यादा है। इसमें तो थ्योरेटिकली 3 ही प्लेट्स बन गई, सपोज इसमें तो बहुत सारे प्लेट्स बन गए, है ना। नंबर ऑफ प्लेट्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस पार्टिकल साइज, या मैं बोलूँगा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ दिस थ्योरेटिकल प्लेट। समझ में आया ना, मैं बोलूँगा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा कि ये 2 कॉलम हैं, ठीक है। एक कॉलम में ये थ्योरेटिकल प्लेट्स ऐसे हैं, यानी पार्टिकल साइज छोटा है, ठीक है। दूसरे कॉलम में थ्योरेटिकल प्लेट्स ऐसे हैं, राइट। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 थ्योरेटिकल प्लेट्स, इसको बोलूँगा मैं HETP, हाइट ऑफ थ्योरेटिकल या हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। और इसको क्या कहूँगा मैं, ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, इसको मैं कहूँगा लेंथ ऑफ प्लेट। और ये जो है दिस ये नंबर ऑफ प्लेट्स है, इनको बोलूँगा मैं n मीन्स नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्लेट्स कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट्स तब बढ़ेंगे जब इसकी हाइट कम हो जाएगी और लेंथ ज़्यादा होगी, क्लियर। सो मैं ऐसा बोलूँगा कि टोटल लेंथ कितनी है डिवाइड बाई हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट कितनी है। सपोज मैं इसकी लेंथ लिखूँगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक थ्योरेटिकल प्लेट की यहाँ पे जो हाइट है वो है, सपोज यहाँ पे एक कॉलम है, इस तरह बताऊँगा मैं, आपको मालूम नहीं कि इसमें कितने प्लेट्स हैं। मैं बताऊँगा कि एक इस कॉलम की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आया ना। और एक थ्योरेटिकल प्लेट की जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर, सपोज बोल रहा हूँ मैं, ये रफ सी बोल रहा हूँ मैं। तो आप मुझे बता इसमें कितने थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 10 डिवाइड बाई करेंगे 1, दैट इज इक्वल 10। तो इसमें थ्योरेटिकल प्लेट्स 10 हैं। अब अगर h 2 सेंटीमीटर के बराबर है तब थ्योरेटिकल प्लेट्स कितने आएंगे, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। समझ में आया ना, यानी थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ प्लेट्स कम होंगे, क्लियर। तो मैं कहूँगा फिर नंबर ऑफ प्लेट्स जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाई हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, यानी HETP। समझ में आया। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, यानी सबसे अच्छी सेपरेशन कब होगी, एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितने नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगे तो सेपरेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एक फाइट लगती है बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, क्लियर। तो वो इक्विलिब्रियम फाइट जो है वो ज़्यादा होगी। इक्विलिब्रियम फाइट का मतलब क्या होता है, सपोज ये 2 थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, मैं सिर्फ पार्टिकल्स बनाऊंगा यहाँ पे, ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के लिए पहले यहाँ पे फाइट लगेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर। इसके बाद में यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बनता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। समझ में आया ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, यानी हर स्टेप पे एक इक्विलिब्रियम बनता है, हर स्टेप पे एक फाइट लगती है, हर प्लेट और इसके मोबाइल फेज के बीच में कंपटीशन लगता है, किसके लिए,
इस सोल्यूट कंपोनेंट के लिए जिसे हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो इनकी जो सेपरेशन है उस सेपरेशन की एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा बढ़ेंगी। क्लियर, तो ये याद रखना n। क्लियर। अब देखो हाइट ऑफ थ्योरेटिकल, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो थ्योरेटिकल प्लेट है ये हाइपोथेटिकल है, इसलिए हम हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम पार्टिकल साइज़ जो है पार्टिकल साइज़ वो बता सकते हैं कि पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो प्लेट हाइट बढ़ेगी, एफिशिएंसी कम होगी। पार्टिकल साइज़ छोटा है, समझ में आया ना, पार्टिकल साइज़ छोटा है तो प्लेट हाइट कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर, यानी मैं ये कहूँगा एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लेट्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, या मैं बोलूँगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सपोर्ट पार्टिकल्स, या मैं बोलूँगा स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स। ठीक है, इतना तो क्लियर है ये, बस ये हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब अगर हमें थ्योरेटिकल हाइट निकालना, ये HETP है। HETP क्या है, हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इसी इक्वेशन से, H इज इक्वल टू L डिवाइड बाई N। समझ में आया ना, ये निकल गया हाइट, मगर N कहाँ से लाएंगे, नंबर ऑफ प्लेट्स कहाँ से लाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लेट्स के लिए हमारे पास में डिफरेंट इक्वेशंस हैं। नंबर ऑफ प्लेट्स हम बहुत सारी इक्वेशंस से निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इक्वेशंस बताता हूँ। देखो एक मेथड जो है, एक मेथड उसको मैं बोलूँगा हाफ पीक हाइट मेथड। हाफ पीक हाइट मेथड। सपोज हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी किया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब किया तो वहाँ से जब सोल्यूट की सेपरेशन हुई, जो हमारा कंपोनेंट है, तो हमें पीक्स मिलती हैं, जो क्रोमेटोग्राम मिलता है हमें। क्रोमेटोग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह की पीक्स मिलती है। ये मान लीजिए एक पीक मिल गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं पीक हाइट। क्या बोलते हैं इसको, पीक हाइट, या मैं बोलूँगा फुल हाइट ऑफ पीक, हाइट ऑफ पीक। ठीक, अब इस फुल का अगर हाफ लेंगे, इसको हम बोलो ये वाली, ये जो ये यहाँ ये पोर्शन, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलूँगा मैं हाफ हाइट, हाफ हाइट, हाफ हाइट। ये हाफ पीक है ना। अब इस हाफ पीक की ये जो सिरे है, दो सिरे, ये फुल विड्थ है, इसको मैं बोलूँगा हाफ पीक फुल विड्थ। क्या बोलूँगा इसको मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं हाफ पीक फुल विड्थ। इतना याद रख लेना, समझ में आया ना, हाफ पीक फुल विड्थ, यानी हाफ पीक का फुल विड्थ हमने लिया। इसको मैं दिखाऊंगा W हाफ से, ठीक है, चलेगा, शाबाश। ये हो गया एक बात, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब दूसरा जो है, सपोज ये कॉलम है, इस कॉलम के यहाँ पे हमने सैंपल डाला, सैंपल सपोज A। ये सैंपल पहले यहाँ से एक प्लेट में गुजरेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठे, फिर लास्ट कॉलम में प्लेट में गुजरेगा, फिर यहाँ पे बाहर आएगा तो हमें एक पीक मिलेगी। क्लियर, हमें एक सिग्नल मिलेगी, यानी सोल्यूट बाहर आ गया तो हमें सिग्नल मिलेगी, जो HPLC में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस इसने कवर की, A ने या सोल्यूट ने, इस डिस्टेंस कवर करने में इसने कितना टाइम लगाया, यानी पूरे कॉलम को क्रॉस करने में इसने कितना टाइम लगाया, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम। ये मैं आगे भी समझाऊंगा आपको ये चीज़ें, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझो आप। समझ में आया ना, रिटेंशन टाइम यानी कितना टाइम लग गया इस सोल्यूट को इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इंजेक्शन से लेके बाहर आने तक, राइट, उसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम और हाफ पीक विड्थ के बेसिस पे हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकाल सकते हैं। ये नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स जो है ये बराबर रहता है, इस मेथड से मैं बोल रहा हूँ, हाफ पीक
हाइट मेथड से। इस ये बराबर रहता है 5.55 क्लियर इनटू रहता है TR। TR क्या है? रिटेंशन टाइम डिवाइड बाय W हाफ। W हाफ क्या है? हाफ पीक फुल विड्थ, हाफ पीक फुल विड्थ, ठीक है ना, हाफ पीक हाइट मगर फुल विड्थ। जो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यानी बिल्कुल हाफ, मतलब पीक के सेंटर में, पीक के जो ना हाफ पे कितनी विड्थ आती है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बोलते हैं हाफ पीक फुल विड्थ। और इसका लेंगे हम स्क्वायर। क्लियर? इसका स्क्वायर, ये समझ लेना। इसको हम यहाँ से हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकाल सकते हैं। अगर ये निकल गया तो हम इजीली H निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड, चलो वो नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा मैं। अब दूसरा जो मेथड है वो है टेंजेंट लाइन मेथड, उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन मेथड। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या करते हैं टेंजेंट लाइन मेथड में, हम टेंजेंट लाइन मेथड में हम डायरेक्टली जो पीक है, जो पीक मिल गई हमें क्रोमेटोग्राम की जो पीक है, उसमें ये जो है ना, ये पॉइंट जहाँ से पीक उठ रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी बॉटम पे जो विड्थ होगी इसको बोलते हैं फुल विड्थ, फुल विड्थ बट एट बॉटम। इसको मैं लिखूँगा W। ठीक, तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं N। तो N बराबर आता है 16 इंटू वही TR डिवाइड बाय W स्क्वायर। अब TR क्या है? व्हाट इज TR? ये हमने इससे पहले भी लिखा, यह है रिटेंशन टाइम, यानी एक सैंपल को कितना टाइम लगा कॉलम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, यानी इंजेक्शन से लेके बाहर आने तक, उसको बोलते हैं हम रिटेंशन टाइम। और W क्या है? ये है विड्थ ऑफ पीक। W इज इक्वल टू विड्थ ऑफ पीक, विड्थ ऑफ पीक। W हाफ क्या है फिर? शाबाश, ये हमने इससे पहले पढ़ा है ना। इसको बोलूँगा हाफ पीक फुल विड्थ, फुल विड्थ, यानी हाफ पीक का फुल विड्थ। यानी ये पीक है, ये पीक यहाँ से यहाँ तक है, इस पीक का हाफ क्या आएगा? ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे जो विड्थ आती है इसको बोलते हैं हाफ पीक का, यानी आधे पीक का फुल विड्थ। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर? ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एक बार हमें N मिल गया, अब N मिल गया, N तो हो गया, आप इजीली H निकाल सकते, H इज इक्वल टू L डिवाइड बाय N। तो हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट आपको इजीली मिल जाएगी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया ये हाफ हाइट वगैरह, सॉरी ये हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, लेंथ ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। इनके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि एक कॉलम की एफिशिएंसी कितनी है। कोई एक एनालाइट, यानी जिसको हमें जिसकी एनालिसिस हमें करनी हो, उस सैंपल को कितना सेपरेट करे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, आगे वाले टॉपिक्स में हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ़िलहाल आज इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और याद रखना, ये जो है ना, ये जो प्लेट्स रहते हैं ये थ्योरेटिकल यानी हाइपोथेटिकल प्लेट्स रहते हैं। एक्चुअल में कॉलम में ऐसे कोई प्लेट्स बने हुए नहीं रहते। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए पार्टिकल्स के ऐसे लेयर्स बना के दिए, तो इतना ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।